गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 27 अप्रैल 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। आज सुबह अचानक मेरे ध्यान में एक चीज़ आई कि आज साउथ अफ्रीका का फ्रीडम डे है, तो मैंने सोचा कि आज के दिन की शुरुआत करते हैं नेल्सन मंडेला के एक कोट के साथ। व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इट इज़ फुलिश टू टर्न ऑफ द हीट। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि जब कोई चीज़ की अगर हम शुरुआत कर देते हैं तो उसके बाद उसको बंद कर देना, या फिर आपने किसी चीज़ की शुरुआत की, आपके कुछ बड़े लक्ष्य हैं और छोटे छोटे आपको प्रॉफिट्स, छोटे छोटे बेनिफिट्स या फिर गेन्स आपको मिलने लगे हैं, तो उस टाइम पर अपनी मेहनत जो है, अपना जो परिश्रम है, उसको बंद कर देना जो है वो एक गलत बात है। ऐसा मुझे लगता है कि नेल्सन मैंडेला का ये जो कोट है वो शायद हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की दोनों जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, प्री और मेंस, दोनों को कवर करता है। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फैकल्टीज़ हैं आप इनको जानते हैं, आपने इनके बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं। तो ये जो स्मार्ट कोर्स हैं दैट इज़ डिज़ाइंड बाय द बेस्ट फैकल्टीज़ ऑफ आवर कंट्री, टॉप क्वालिटी का ये कोर्स है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारा जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करने के बाद मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सेफ रिटर्न, ये जो मज़दूर हैं उनका जो एक्सोडस हुआ, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। पेंडेमिक एंड पैनिक, ये तमिलनाडु की एक न्यूज़ आइटम थी, आपको याद होगा लास्ट सैटरडे एक इन्फोग्राफिक भी मैंने शेयर किया था, तो उसी के ऊपर आज एक एडिटोरियल है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एट द एज ऑफ ए न्यूक्लियर आर्म्स रेस, जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और लास्ट में देखेंगे प्रोटेक्टिंग द पुअर फ्रॉम बिकमिंग पुअरर, तो इसको देखेंगे। ये भी कोरोना वायरस के साथ जुड़ा हुआ है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये कुछ माइग्रेंट लेबर्स को आप, आई होप आप शायद देख सकते होंगे, इजंट इट। तो लेट्स क्रैक ऑन डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ रिटर्न के बारे में। क्या आपको ये चीज़ पता है कि भारत का जो ये लॉकडाउन है वो सबसे स्ट्रिंजेंट है, सबसे बड़ा लॉकडाउन भी हमारे देश ने ही इम्प्लीमेंट किया है। दुनिया में इतने सारे लोग, आपको पता है भारत की पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 1.3 बिलियन है, तो इतने सारे लोग लॉकडाउन में दुनिया के और किसी भी देश में नहीं है। हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री चाइना में भी इतना बड़ा लॉकडाउन जो है वो नहीं हुआ है। तो अपने आप में भारत का जो लॉकडाउन है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहा लॉकडाउन हमारे लिए। इसके बारे में भी एक दो पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सेफ रिटर्न, ये नाम से ही शायद हमें पता चल जाता है कि ये जो पूरा एडिटोरियल है, ये जो मज़दूर हैं, ख़ास करके जो वल्नरेबल हम कहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूरी करते हैं डे टू डे, जो चीज़ें वो, जो जितने भी पैसे वो कमाते हैं मज़दूरी करके, तो उन्हीं पैसों से वो खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। इससे पहले जो हमारी डिस्कशन है उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी। शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नए भी हों, तो लेट मी टेल यू, आप ऑब्ज़र्व याद कीजिए जो आपका ऑब्जर्वेशन है। अगर आप एक सिटी एरिया में रहते हैं तो आई बिलीव भारत का कोई भी ऐसा बड़ा टाउन या फिर बड़ा सिटी ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आपको बाहर से आए हुए मज़दूर ना दिखें। बहुत सारी जगहों पर आपको रोड के ऊपर भी जो फुटपाथ है, जो पेमेंट्स हैं, उसके साइड में जो भी जगहें होती हैं, तो वहाँ पर भी रात को आपको देखने को मिलते हैं कि वो रोड के ऊपर ही सो जाते हैं। सुबह वो उठकर फिर खाना पकाते हैं अपना, शाम को भी वो अपना खाना जो है वहीं पर पकाते हैं और फिर पूरे दिन जो है वो अलग अलग जगहों पर मेहनत मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि आपको ये समझना है कि उनके पास कोई शेल्टर नहीं है। शेल्टर का मतलब है उनके पास कोई घर नहीं है, होम नहीं। हाँ, उनका एक घर है, लेकिन वो कहाँ पर है? वो उनके गांव में है, उनके विलेज में है। लेकिन वो अपने विलेज में नहीं है, वो किसी और स्टेट में रह रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर वो किसी को नहीं जानते, राइट। जो लोकल लोग हैं उसको वो नहीं जानते शायद। अगर उनको कोई मदद भी चाहिए तो वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको गवर्नमेंट की सिस्टम के बारे में पता हो, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, कहाँ पर आपका कलेक्टर ऑफिस है।
शायद ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस माइग्रेंट लेबर्स। तो वो अपना काम करते हैं, जो भी पैसे बचाते हैं वो वापस घर भेजते हैं, उसमें से वापस जो घर है वहाँ पर शायद उनके स्पाउस, उनके बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो उनका जीवन जो है वो इन्हीं की सेविंग से चलता रहता है। तो इस प्रकार की एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ है। अब ऑल ऑफ द सडन लॉकडाउन हमें करना भी पड़ा, इम्पोर्टेंट भी था। अगर लॉकडाउन नहीं करते तो आज शायद यूएसए से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो हमारे देश में देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट एन एजम्पशन, ये एक रिपोर्ट भी आई थी, आपको शायद पता होगा। द हिंदू एनालिसिस के ही एक वीडियो में हमने देखा था कि कुछ 15 अप्रैल तक भारत में कुछ 8.5 लाख जितने केस देखने को मिलते हैं, हो जाते अगर हमने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट नहीं किया होता तो ये भारत सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से जो मज़दूर लोग हैं उनका जीवन जो है वो लगभग बर्बाद हो गया है। लेट मार्च, अब भी हम लेट अप्रैल में हैं, तो आज से लगभग 1 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया था कि ये जो मज़दूर हैं ज़्यादातर हाईवेज़ पर हैं, ज़्यादातर बॉर्डर्स पर हैं, बॉर्डर्स यानी कि 2 स्टेट्स की बॉर्डर्स तक पहुंच गए हैं। तो ये सारे मज़दूरों को रहने की शेल्टर यानी कि रहने की जगह दी जा रही हैं, टेम्पररी टेंट्स। इसके अलावा ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग्स जो हाईवेज़ के ऊपर खाली थी, तो बहुत सारे लोग सामने से आए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, बिल्डिंग्स जो बन रही थी वहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों ने, एनजीओज़ ने, प्राइवेट लोगों ने, फिर प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअल्स ने, और सरकार ने भी कई जगहों पर टेंट्स और ये सारी चीज़ें क्रिएट की और इनको घर या फिर रहने की एक टेम्पररी फैसिलिटी प्रोवाइड की। इसी के साथ साथ उनको खाने पीने की चीज़ें और ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की गई हैं। ऑफ कोर्स ये कहना बहुत ही गलत होगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। बहुत सारी राज्य सरकारों ने जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश की है, लेकिन ये कहना भी सही है कि हर एक व्यक्ति को ये मदद जो है वो भी नहीं मिली है। आज भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हज़ारों ऐसे लोग हैं वो अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो अभी भी चलकर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सैड चीज़ है कि 1 महीना हो गया और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो पता नहीं क्या कर रही है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है कि क्या वो इनको हाईवे के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। अगर आप कर पा रहे हैं तो उनको आप रोक क्यों नहीं सकते? क्यों मीन्स अगर कोई फैसिलिटी या फिर उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनका कुछ नहीं होगा, तभी तो वहाँ पर वो निकलेंगे। अगर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, उनको भी पता है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कोरोना वायरस नाम का कुछ है जो उनके बच्चों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को मार सकता है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि वो बाहर निकले। लेकिन अगर उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर धीरे धीरे ये एक प्रकार का एक साइलेंट रेबल है, एक प्रकार की साइलेंट क्रांति है कि यहाँ पर सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है तो इट इज़ बेटर कि हम चलकर ही छुप के चले जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिलीफ मेजर जो हैं वो अनाउंस किया है, लेकिन ये इनसफिशिएंट है। हर किसी को तो पैसे नहीं पहुंचाए जा सकते बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्निकल रीजंस। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचाने हैं या फिर इम्पॉसिबल हैं, पॉसिबल हैं, लेकिन कुछ मैनेजमेंट के फॉल्ट हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, कोई ट्रैक करने की सिस्टम नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मदद जो है वो नहीं पहुंच रही है। तो आप पैकेज अनाउंस करें, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इनइफेक्टिव रहें। पैकेज अगर रिजल्ट ही पैदा ना करे तो फिर वो किसी काम का नहीं होगा, इज़ राइट। लॉकडाउन के बारे में पॉजिटिव बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 8.5 लाख जितने केसेस हो सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने डेफिनेटली फेटालिटीज़ यानी कि मृत्यु दर और इन्फेक्शन रेट को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद की है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसकी जो चेन है उसको एक बहुत हद तक तोड़ने में लॉकडाउन ने हमें मदद की है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन ने हमें सबसे ज़्यादा कोई अगर चीज़ दी है तो आई थिंक इट इज़ टाइम, राइट। मेरा ये पर्सनल मानना है कि टाइम यानी कि हमें समय दिया है कि हम सोच सकें, कुछ प्रिपरेशन कर सकें। अब अगर लॉकडाउन को हम एक्सटेंड करते हैं 3 मई से भी ज़्यादा, अगर कुछ पॉकेट्स में हम एक्सटेंड करते हैं, तो अब तो कोई एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि आप इनकी मदद ना करें। खास करके जो सबसे गरीब लोग हैं उनको पैसे प्रोवाइड करना, जो मैंने आपको बताया हैंड टू माउथ जिसको कहते हैं, कि रोज़ का रोज़ काम करते हैं, जो पैसे मिलते हैं उससे रोज़ के रोज़ जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं। तो ऐसे लोगों को बेसिक चीज़ें जैसे कि फूड,
अगर उनको दवाइयाँ कोई चाहिए तो मेडिसिन्स, राइट, और रहने की जगह, ये 3 चीज़ें अगर हम देंगे तो आई बिलीव ऑन एन एवरेज जो है, एक एवरेज सिटीज़न जो है वो, अगर कोई दूसरे बड़े इश्यूज नहीं हैं तो वो आराम से सरवाइव कर सकता है, राइट। थोड़ा पेनफुल है, जो पहले लाइफ थी ऐसी नहीं होगी, लेकिन सरवाइव हम कर सकते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता आई थिंक। और ये भी सोच रही है अलग अलग सरकारें कि एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से जो मज़दूर हैं उनको अलग अलग, फॉर एग्जांपल मुंबई में बहुत सारे मज़दूर जो हैं वो फंसे हुए हैं, तो उनको ट्रेन के माध्यम से वापस उत्तर प्रदेश, बिहार एक्सेट्रा जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर उनको वापस बुलाया जाए, या फिर वापस उनको सेफली अपने घर गांव तक बुलाया जाए। लेकिन इसमें भी रिस्क्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर इनमें से कोई मज़दूर जो हैं, लेट्स से कि अगर 10,000 ऐसे लोग हैं तो उसमें से अगर 50 लोगों को भी कोरोना वायरस है तो फिर ये गांव तक पहुंच सकता है। तो इसके बारे में हमें सोच समझ कर स्टेप्स जो हैं वो उठाना चाहिए। सेकंड जो एडिटोरियल है ये है पेंडेमिक एंड पैनिक। सैटरडे को मैंने ये इन्फोग्राफिक आपके साथ शेयर किया था। अंडर टोटल लॉकडाउन, चेन्नई, मदुराई एंड कोयम्बतूर 26 अप्रैल यानी कि संडे से 29 अप्रैल तक यहाँ पर स्ट्रिंजेंट एक प्रकार का और ज़्यादा सीवियर लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। और सैलम और तिरुपुर में 26 यानी कि संडे से ट्यूसडे तक 28 अप्रैल तक स्ट्रिंजेंट 6 AM से 9 PM का लॉकडाउन, एक और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सीवियर लॉकडाउन जो है वो अनाउंस किया था तमिलनाडु सरकार ने। इसमें उन्होंने क्लियरली व्हाट इज़ अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड ऐसा बताया है। लेकिन फिर भी तमिलनाडु में एक पैनिक हो गया, लोग जो हैं वो घबरा गए। उनको लगा कि ये लॉकडाउन जो है उसमें उनको एसेंशियल चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। और इसका जो मेन फॉल्ट है आई वुड से, जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको शेयर करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप क्रिएटिवली इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, जो लोग जिस भाषा में समझ सकते हैं, कई लोगों को आपको ग्राफिक के माध्यम से, कई लोगों को आपको इंस्पायर करना होगा, कई लोगों को आपको डराना होगा, तो ये अलग अलग जो भी टेक्टिक्स हैं, जो भी वे ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके माध्यम से अगर हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं तो मेरा मानना है कि चांसेस बढ़ जाएंगे कि लोगों को पता चलेगा कि देखिए खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, आपको दवाइयाँ मिलेगी, वेजिटेबल्स और मार्केट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलाउड हैं। अब क्लियरली यहाँ पर दिया गया है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन नहीं होती। शायद यहाँ पर सरकार ने गलती कर दी, अनाउंस तो कर दिया, लेकिन जो अवेलेबल हैं, जो नॉन अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी तरीके से डिफ़ाइन शायद नहीं की होगी। और इसी वजह से लोग जो हैं वो घर के बाहर निकलने लगे, पैनिक बाइंग करने लगे। एसेंशियल गुड्स जो हैं, खाने पीने की चीज़ों के बाहर एक भीड़ इकट्ठा होने लगी, और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। तमिलनाडु ने बहुत ही मेहनत करके लोगों को सिस्टमेटिकली स्क्रीन किया, लोगों को क्वारंटीन किया, इंडिविजुअल्स को मॉनिटर किया, जो हाई रिस्क में थे उनको आइडेंटिफाई किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया। ये सारी चीज़ें करके तमिलनाडु ने इस पूरे कोरोना वायरस जो भी एक एपिडेमिक है, इसको एक स्प्रेड होने से तमिलनाडु ने काफ़ी रीजनेबली यू कैन से अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेकिन ये एक स्टेप की वजह से अब वहाँ पर शायद, लेट्स होप कि ऐसा ना हो, लेकिन नंबर्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एवरेज सिटीजन कैन वेदर ए लॉकडाउन रीजनेबली वेल इफ़ फूड, मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल्स आर प्रोवाइडेड। अगर आप खाने पीने की चीज़ें, अगर किसी को दवाइयाँ चाहिए तो मेडिसिन्स, और दूसरी एसेंशियल चीज़ें जैसे कि घर पर पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंटरनेट, राइट, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर लोग जो हैं वो आराम से, नॉट लेट्स फॉरगेट द वर्ड आराम से, लेकिन लोग जो हैं, एवरेज सिटीजन जो हैं, इस लॉकडाउन को हैंडल कर सकते हैं। लॉन्गर शटडाउन्स विल क्रिएट अदर स्ट्रेसेस। अगर आप ज़्यादा लॉकडाउन को एक्सटेंड करेंगे, दैट वी नो कि बिजनेस के लिए भी ये एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा और इकोनॉमी के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिला है, और इस एडिटोरियल ने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी हमारे साथ शेयर किया है, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हैं पर्सनल व्हीकल्स। लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स जो हैं, कार्स और मोटरसाइकिल्स लेकर बाहर निकल जाते हैं, और फिर उनको पकड़ना और उनको रोक पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। हम सबको पता है कि हमारे सिटीज़ में मेन पॉइंट्स के ऊपर पुलिस वाले होते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो स्ट्रीट्स हैं,
सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर, हर एक सोसाइटी में तो पुलिस वाले नहीं होते हैं, तो लोग ऐसा भी करते हैं। तो द बेस्ट इज़ कि पर्सनल व्हीकल्स जो हैं उनको टोटली बैन किया जाए। अगर आपको कहीं पर जाना है तो आप चल कर जाइए, और इसी के साथ ये भी एक मेक श्योर करना होगा कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं, फिर दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आपको डोर स्टेप पर मिल जाएं। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं, लेकिन जो आपके लोकल मर्चेंट्स हैं वो भी आपको होम डिलीवरी कर सके। आप उनको कॉल कर दीजिए, कॉल से आपको सामान जो है वो घर तक पहुंच जाएगा। तो ऐसी चीज़ों की परमिशन, ऐसे लोगों को पासेस प्रोवाइड करना कि वो बाहर निकल सकते हैं, राइट। तो ये मीन्स लोकल जो मर्चेंट्स हैं, लोकल जो किराना की स्टोर्स हैं, दूसरी जो ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर उनको परमिशन दी जाए। और एक और चीज़ हो सकती है कि पेट्रोल पंप्स में उन्हीं लोगों को उन्हीं टैंक्स या फिर उन्हीं को पेट्रोल दिया जाए जिनके पास परमिशन है। अगर आप किराना स्टोर में हैं, आपका किराना स्टोर है, तो आपके पास अगर परमिशन है तभी आपको फ्यूल मिलेगा। तो ऐसा अगर किया जाए तो फिर देखिए, इसी के साथ एम्बुलेंस और खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ ये प्रोवाइड करनी होगी, वरना फिर और पैनिक हो सकता है। तो अगर ये किया जाए तो फिर लोग बाहर निकलना जो है वो बंद कर देंगे, या फिर एक और लेयर बन जाएगा कि बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक और सजेशन आया है कि ये जो पीरियोडिक लॉकडाउन्स हैं ये अब एक कॉमन चीज़ हो जाएगी। अगर किसी जगह पर कोरोना वायरस से ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन हैव सम स्कैनर्स। ऐसे कुछ QR कोड्स जो हैं वो हम बना सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। आपका जो भी बिज़नेस है उसका एक अलग से QR कोड हो सकता है। आपका अगर कहीं पर सामान जा रहा है तो फिर ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो भी इस QR कोड को फिजिकल या फिर एक डिजिटल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और चेक पोस्ट जो है वहाँ पर पुलिस जो है वो उसको स्कैन कर सकते हैं, अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है वो उनको तुरंत पता चल जाएगा। अगर अप्रूव्ड है तो उनको जाने की परमिशन मिलेगी, अप्रूव्ड नहीं है तो फिर वो वहाँ पर रुक जाएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सजेशन है, और भारत ये कर सकता है। वी आर टेक्नोलॉजी वाइज जो हैं ये हमारे पास पॉसिबल हैं, हम ये कर सकते हैं। और स्मार्टफोन्स आई बिलीव सभी के पास होते हैं। अगर नहीं भी हैं तो एक इसकी प्रिंट भी निकाली जा सकती है और ट्रक में आप इसको कैरी कर सकते हैं। ट्रक या फिर जो भी छोटे बड़े व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, उसमें कैरी किया जा सकता है। जहाँ पर भी आपको इसको प्रोड्यूस करना है तो आप प्रोड्यूस कर दीजिए, तो इसमें कोई चीटिंग भी नहीं होगी। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एट द एज ऑफ ए न्यूक्लियर आर्म्स रेस। मिड अप्रैल में यूएसए ने एक रिपोर्ट निकाला। इस रिपोर्ट का नाम है एडहेरेंस टू एंड कंप्लायंस विथ आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स, कंप्लायंस रिपोर्ट। इसको कंप्लायंस रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो ये कंप्लायंस रिपोर्ट में यूएसए ने ये बताया है कि चाइना जो है, चाइना ने कुछ लो यील्ड्स यानी कि छोटे छोटे ऐसे न्यूक्लियर धमाके किए हैं अपनी लोप नूर टेस्ट साइट के ऊपर। और ये धमाके करना जो है ये CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के खिलाफ है। इसका वायोलेशन, उन्होंने उसका उल्लंघन किया है बेसिकली चाइना ने ये टेस्ट करके। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से CTBT को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यूएसए के रिपोर्ट ने यह भी क्लेम किया है कि रशिया जो है, रशिया ने भी ऐसे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अगेन उन्होंने भी CTBT का उल्लंघन किया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड मैप है, इसमें 3 देशों के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। एक है यूएसए जो यहाँ पर लोकेटेड एज यू कैन सी, ये है रशिया और ये रहा चाइना। एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ और एक अलग एंगल से, शायद आपने सोचा होगा इसके बारे में, शायद नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि रशिया और यूएसए भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। डू यू नो दैट? ये दुनिया जो है वो गोल है, एज वी ऑल नो। और यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो इस वाले पोर्शन से बहुत दूर नहीं है। ये हैं यूएसए मेनलैंड, ये है उनका एक स्टेट अलास्का, और अलास्का वाला जो पोर्शन है वो यहाँ का जो पोर्शन है, राइट, फार ईस्ट वाला पोर्शन, साइबेरियन रीजन जो है, तो इससे इतना दूर नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों को एक जल संयोगी जो है वो डिवाइड करती है। इन दोनों के बीच में, दोनों ज़मीन के टुकड़ों के बीच में एक जल संयोगी है। तो इसका नाम क्या है, ये आपके लिए आज का पहला प्रश्न है। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्ट्रेट। एक स्ट्रेट है जो अलास्का और रशिया के मेनलैंड को दूर करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो इसका नाम क्या है बताना है आपको।
सो दिस इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू। तो आगे बढ़ते हैं, हम 3 देशों के बारे में बात करें और तीनों के बीच में खास करके एक तरफ है यूएसए और दूसरी तरफ हैं दोनों देश जिनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई है, रशिया और चाइना वर्सेस यूएसए। इस प्रकार की एक राइवलरी हमें देखने को मिल रही है। और जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात आती है तो बड़े ही दूसरे बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे सेक्टर्स में रशिया और चाइना एक दूसरे के मित्र क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स भी शेयर करते हैं, एज यू कैन सी हियर, राइट। लेकिन जब बात आती है न्यूक्लियर वेपन्स की, स्ट्रेटेजिक वेपन्स की, तो फिर ये एक दूसरे के भी राइवल्स हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये तीनों देश जो हैं कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, या फिर रशिया और चाइना कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ग्लोबल सुपर पावर जो है वो बन जाए, यूएसए वीक हो जाए और उनकी जगह पर ये दोनों में से कोई भी एक देश जो है वो आ जाए। ऐसा इनका एक अंडरकरंट चल रहा है। सीबीडीटी जो है उसकी शुरुआत हुई 1996 में, लेकिन ये एक फोर्स बनने से या फिर इसको सीबीडीटी की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हो पाई और ये एक ग्लोबल रूल नहीं बन पाया। तो व्हाट डस सीटीबीटी बैन मीन? मैंने सीबीडीटी कहा, सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट सीटीबीटी, राइट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की हम बात करें। इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। तो सीटीबीटी जो है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर डेकेड्स अ बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग वाज सीन एज a necessary first step towards curbing the nuclear arms race, but Cold War politics made it impossible. कोल्ड वॉर किनके बीच में चल रहा था? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इसमें अलग अलग इकोनॉमिकल, साइंस, वेपन वाइज, ह्यूमन रिसोर्सेज वाइज एक प्रकार की कट थ्रोट कंपटीशन चली दोनों देशों के बीच में। फिर 1991 में एज यू नो कि यूएसएसआर जो हैं वो टूट गया और उसके बाद पॉलिटिक्स जो है वो बदल गया। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर ये न्यूक्लियर वेपन्स को बंद करना, ये सीटीबीटी जो है उसके माध्यम से इन सभी को मीन्स ऐसी कोई ट्रीटी जिसके माध्यम से न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन ना हो। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि ऑल ऑफ द सडन उसकी क्वांटिटी इंक्रीज ना हो। तो 1963 में एक पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कंक्लूड हुई। एक पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के माध्यम से यह तय किया गया कि अंडर वाटर आप टेस्ट नहीं करेंगे, एटमॉस्फेरिक टेस्ट आप नहीं करेंगे, यह तय किया गया था। लेकिन अंडरग्राउंड टेस्टिंग के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, तो फिर अंडरग्राउंड टेस्टिंग जो है वो चलती रही। बाय द टाइम द सीटीबीटी नेगोशिएशंस बिगेन इन जिनीवा इन 1994 ए ग्लोबल पॉलिटिक्स हैड चेंज्ड। 1994 में जब जिनीवा में ये सीटीबीटी को लेकर नेगोशिएशंस की शुरुआत हुई तो ऑलरेडी कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो चुके थे। जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस थी वो भी ख़त्म हो गई थी, बिकॉज यूएसएसआर जो है वो टूट गया था। 1991 में रशिया ने यूनिलेटरल, देखिए फिर यूएसएसआर में से एक नया देश बन गया रशिया। तो रशिया ने एक यूनिलेटरल मोराटोरियम खुद उन्होंने तय किया कि वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। 1992 में यूएसए ने यह तय किया कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन तब तक 1992-1991 तक ये देशों ने, यूएसए ने टोटल 1000 से भी ज़्यादा टेस्ट और रशिया ने 700 भी ज़्यादा टेस्ट जो है वो उन्होंने ऑलरेडी कर लिए थे। तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया था। फिर जब भी नेगोशिएशंस होते थे तो ये काफ़ी कंटेंशियस, यानी कि हर एक देश जो है वो अपने अपने हित को देखकर सारी ट्रीटी को शेप देना चाहते थे। जैसे कि फ्रांस और चाइना जो हैं वो ये कहते थे कि छोटे छोटे और हमें कुछ लिमिटेड टेस्ट करने की परमिशन जो है वो देनी चाहिए। उसके बाद फ्रांस और यूएसए की डिमांड ये हुई कि 500 टन जितना जो टीएनटी होता है, तो इतने इक्विवेलेंट जो बॉम्ब्स हैं उसको टेस्ट करने की परमिशन जो है वो हमें देनी चाहिए। 500 टन्स का मतलब होता है कि एक लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब था, ये काफ़ी फेमस है, शायद आपको पता होगा, जनरल नॉलेज की बात है, अगर नहीं पता है तो डोंट वरी। बेसिकली ये हिरोशिमा के ऊपर जो 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने बॉम्ब डाला था उसका नाम है लिटिल बॉय। तो ये लिटिल बॉय जो है ये 15,000 टन टीएनटी जो होता है उसकी जो ताकत होती है, तो 15,000 टन टीएनटी की ताकत वाला एक बॉम्ब जो है वो गिरा था। तो उसका 1/30 यानी कि 500 टन इतना बॉम्ब जो है वो टेस्ट करने की डिमांड फ्रांस और यूएसए ने की। तो फिर इसके बीच में ये चलता रहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी डिमांड्स जो हैं वो चलती रही। फिर परमानेंटली इसको बैन करने की एक डिमांड आई, राइट। सिविल सोसाइटी और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे वो बता रहे थे कि आपके पास हैं और आपकी ये जो टग ऑफ वॉर है, खींचातानी है, उसकी वजह से हमारा क्या होगा। तो फिर उन्होंने तो यही आइडिया दिया कि परमानेंटली सारी भी टेस्ट साइट्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाए और ज़ीरो यील्ड यानी कि
एक पूरा टेस्ट के ऊपर एक बैन लगा दिया जाए कि किसी भी प्रकार के टेस्ट जो है वो आप नहीं करेंगे, चाहे सुपर क्रिटिकल हो, सब क्रिटिकल हो, वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग एट ऑल। फिर नेगोशिएशंस की डिस्कशन की शुरुआत हुई, फिर मीन्स वी आर स्टिल इन दिस थिंग कि ये एक दिन में ख़त्म नहीं हो गया, ये चलता रहा। तो फिर यूके, फ्रांस और यूएसए, ये मीन्स यूएसए बेसिकली यूके और फ्रांस को कन्विंस करने में एक प्रकार से सक्सेसफुल हो गया। फिर उन्होंने रशिया और चाइना को भी बताया कि आपको भी ऑन बोर्ड आ जाना चाहिए, हमें इन सारी चीज़ों को रोक देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए जो हैं वो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पर था, बिल क्लिंटन का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने घर पर ये बॉम्ब्स बनाना और ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोग्राम्स हैं उनकी शुरुआत की और वर्ल्ड को ये बता रहे थे कि हमें ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर यूएसए अकेला एक सुपर पावर रह गया था, यूएसएसआर जो है वो टूट गया था और रशिया उस टाइम पर इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स इन सारे देशों के पास थे। फिर ये ट्रीटी आई, इसमें एक आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 का विरोध जो है वो भारत ने किया 1996 में। भारत ने मीन्स यूके, चाइना और पाकिस्तान ने, मीन्स भारत ने इस चीज़ का विरोध किया था, क्योंकि भारत के दोनों तरफ, एक तरफ था पाकिस्तान, एक तरफ था चाइना, और ऑलरेडी हमारे दोनों देशों के साथ युद्ध हो चुके थे 1996 तक। तो भारत का कहना ये था कि ये दोनों देश जो हैं वो भी कंट्रोल करें, फिर ये सारी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करें, वो भी साइन करें, और ये सारी चीज़ों की नेगोशिएशन हो रही थी। फिर भारत इन सारी चीज़ों से राज़ी नहीं था, तो भारत ने ये बताया कि हम इस प्रपोजल में पार्ट नहीं लेंगे, वी डोंट वांट टू टेक पार्ट इन दिस थिंग। तो चाइना, यूके और पाकिस्तान ने फिर एक नई चीज़ निकाली, एंट्री इनटू फोर्स प्रोविज़न। उन्होंने ये तय किया कि ऐसे 44 कंट्रीज़ जो हैं, अगर ये 44 कंट्रीज़ ट्रीटी को साइन कर देते हैं और इसको रेटिफाई कर देते हैं, तो ये CTBT जो हैं, ये CTBT हो जाएगी, मीन्स ये CTBT फिर अमल में आ जाएगी, ये फोर्स में आ जाएगी। तो इंडिया ने इसका विरोध किया, इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट किया। इंडिया ने कहा कि ये आर्म ट्विस्टिंग बराबर है कि आप हमें कन्विंस नहीं कर रहे हैं, यू आर फोर्सिंग सम थिंग्स ऑन अस। तो 44 देश जो है उसमें से 36 कंट्री ने ट्रीटी को रेटिफाई किया, लेकिन बाकी के जो देश हैं जैसे कि चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, यूएसए, तो इन सारे देशों ने साइन तो किया। साइन करना एक अलग होता है, साइन करना फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद आपकी पार्लियामेंट से उसको रेटिफाई किया जाता है। तो साइन तो किया इन सारे देशों ने, लेकिन ये सारे देशों ने इनको रेटिफाई नहीं किया। चाइना का कहना ये था कि पहले यूएसए करे, उसके बाद हम करेंगे। फिर नॉर्थ कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों ने तो इसको साइन ही नहीं किया। तो तब से ये जो ट्रीटी है, ये CTBT जो है वो फोर्स में नहीं आ पाई। और फिर वियना में एक सेंटर खोला गया CTBT को लेकर, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आज 325 ऐसे, इसमें एक रेडियो न्यूक्लियाइड, इंफ्रासाउंड और हाइड्रोएकोस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं दुनिया के अलग अलग कोनों पर। तो वहाँ से इस प्रकार की टेस्ट जो हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि इस प्रकार की टेस्ट जो हैं वो नहीं हो रही हैं, अगर होती हैं तो फिर इन्फॉर्म किया जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट। अब फिर से प्रॉब्लम यह है कि अब फिर से ये तीनों देश, रशिया, यूएसए और चाइना के बीच में एक राइवलरी की शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से हमने ट्रेड वॉर देखा, इसके बाद ये कोविड-19 का पूरा इश्यू हुआ, तो ये लग रहा है कि फिर से ये एक आर्म्स रेस में लग गए हैं। कुछ टाइम पहले 2019 की एक बहुत बड़ी खबर थी कि रशिया ने एक हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम को लॉन्च किया था, एक बहुत ही तेज़ तरीके से। जो ये वेपन्स हैं उसको स्पीड ऑफ साउंड से कुछ 10 टाइम से भी ज़्यादा, ऐसा कुछ था, समवेयर अराउंड 24-25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उन्होंने अचीव की थी। स्पीड ऑफ साउंड इज़ 1235 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। तो एक हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम उन्होंने लॉन्च की। यूएसए के मिस्टर ट्रंप ने 30 सालों का एक मॉडर्नाइजेशन प्लान, $1.2 ट्रिलियन वाला एक न्यूक्लियर वेपन्स और इन सारी चीज़ों को एडवांस बनाने का प्लान जो है उसको अप्रूवल दिया है। और फिर एक स्टार्ट का मतलब है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये 2021 में ख़त्म हो जाएगी। ये यूएस और रशिया के बीच में है। और चाइना जो है उनकी डिमांड ये है कि रशिया और मीन्स उनको थोड़ी बहुत टेस्ट करने की छूट मिले, क्योंकि ऑलरेडी 90% जितना जो ग्लोबल न्यूक्लियर पावर है वो इन दोनों देशों के पास है, यूएस और रशिया के पास। तो चाइना कह रहा है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम टेस्ट करें तो हमें छूट मिलनी चाहिए। तो ये है पूरा इश्यू। आई होप ये
एक पूरा टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि अब सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो आर्म रेस का है, और ये फिर से न्यूक्लियर आर्म रेस, और ये ख़तरा जो है फिर से एक्टिवेट हो चुका है। प्रोटेक्टिंग द पुअर फ्रॉम बिकमिंग पुअर, एक इजी टू अंडरस्टैंड आर्टिकल है, राइट। इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, मेन पॉइंट इसमें यही है कि कोविड-19 और इसके लिए जो मेजर्स हैं, जैसे कि हमने इससे पहले की अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कशन की कि गरीबों तक चीज़ें पहुँचे इफ़ेक्टिवली, चीज़ों को आप पैकेज रिलीज़ करें, इट इज़ इम्पोर्टेंट। शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होगी। स्पेनिश फ्लू 1918 में जो हुआ, तो इससे कुछ 50 से लेकर 100 मिलियन लोग दुनिया भर में मर गए, और उस टाइम पर भारत के बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी। 18 मिलियन भारत के लोग मर गए थे। यूएसए में उस टाइम पर 6 लाख से भी ज़्यादा, लगभग 7 लाख जितने लोगों की, 6,75,000 लोगों की मृत्यु हुई थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि इकोनॉमिकली वल्नरेबल जो गरीब लोग होते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, क्योंकि उनके पास उतना न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता है। फिर वो क्राउडेड स्पेसेस में रहते हैं, जैसे कि धारावी फॉर एग्जांपल, और उनके पास सेफ़ वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं होती है। तो एक बार ये एपिडेमिक्स, ये महामारी ख़त्म भी हो जाती है, तो उसकी इम्पैक्ट जो है इन गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट भी निकाला था डगलस आलमंड ने, और उन्होंने ये बताया कि ये जो स्पेनिश फ्लू ख़त्म हो गया उसके बाद भी जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे थे, तो 15% वो कम ग्रेजुएट हो पाए। वेजेस भी जो हैं वो गरीब लोगों के कम थे, डिसेबिलिटी रेट भी उनका बहुत ज़्यादा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो पैकेजेस अनाउंस कर रही हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैकेज हो, राइट। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि एक बार ये चीज़ कंट्रोल में आ गई उसके बाद कुछ नहीं। इसकी जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो भी हमें आइडेंटिफाई करके उनकी मदद करनी होगी। मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री साहब ने ये बताया है कि रिमेन केयरफुल एंड नॉट लोअर देयर गार्ड्स, यानी कि आपको चौकन्ना भी रहना होगा, आपको विजिलेंट रहना होगा, और ऐसा मानना कि 3 मई के बाद कोरोना वायरस चला जाएगा, तो ये बात गलत है। वी हैव टू बी केयरफुल। इसी के साथ इंडिया के प्रोग्रेशन की बात करें तो रीजनेबली स्पीकिंग लॉकडाउन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन कुछ दूसरे ऐसे देश हैं जिनके मुकाबले, फॉर एग्जांपल आयरलैंड हैं, स्विट्ज़रलैंड हैं, तो उनके मुकाबले हमारी थोड़ी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। लेकिन उनके साथ हम अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते, ये मेरा एक मानना है, क्योंकि आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन भी कम है, उनकी फैसिलिटीज़ हमसे काफ़ी ज़्यादा हैं, इतनी डेंसिटी में वो नहीं रहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा स्प्रेड कम हो रहा है। तो ये अगर हम कंपेयर करें तो इतना भी बड़ा अचीवमेंट नहीं है, और इसी के मुकाबले अगर भारत का अचीवमेंट देखें तो आई थिंक वो बड़ा है कंपेयर टू अवर साइज और पॉपुलेशन। इंडस्ट्री होबल्ड बाय कर्ब्स, एक सर्वे किया गया, 180 जितनी कंपनीज का सर्वे किया गया, तो पता चला कि 46 ने ये बताया है कि परमिशन नहीं मिली है। 46% का कहना यह है कि उनको जो ऑपरेट करने की परमिशन है वो टाइम पर नहीं मिली है, डिले है। 42% का कहना यह है कि जो लोग हैं उनको पासेस टाइम पर नहीं मिले हैं। 62 का कहना यह है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को परमिशन नहीं है। तो इस प्रकार के इश्यूज़ आज भी हमें देखने को मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव बेस्ट प्लेस्ड टू डील विद पेंडेमिक, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े साहब ने ये बताया है कि जो 3 M है, यानी कि मैन, मटेरियल और मनी, ये एग्जीक्यूटिव्स के पास होते हैं। तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर से बेस्ट तरीके से अगर कोई परफॉर्म कर सकता है इस प्रकार की चीज़ों में पेंडेमिक में, तो वो हैं एग्जीक्यूटिव्स। मैन जम्प्स क्वारंटाइन, एक व्यक्ति जो है वो क्वारंटाइन में था, वो निकल गया, एक बार्बर शॉप में गया, पता नहीं किस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसको पार्ट लेना था, वहाँ पर हेयर कट के लिए वो व्यक्ति जाते हैं, और उनकी वजह से 6 और लोगों को इसका इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। फिर जो साउथ के स्टेट्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का टोटल 1097, कर्नाटका 503, केरला 468, तमिलनाडु 1882 एंड तेलंगाना इज़ 1001। इतने टोटल आंकड़े हो चुके हैं। मुंबई जो है एक काफ़ी ख़तरनाक जगह बनती जा रही है। महाराष्ट्र का टोटल 8000 से भी ज़्यादा हो गया है, और मुंबई में नए 358 केसेस देखने को मिले। गुजरात में 230 नए केसेस हैं। अहमदाबाद में 18 लोगों की मृत्यु हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने एक एयर एक्सरसाइज है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एयर एक्सरसाइज जो थी, इसका नाम है पिच ब्लैक 2022। तो ये पिच ब्लैक 2022 को कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल किया गया है, और दोनों देशों के बीच में एक बायलैटरल द्विपक्षीय नेवल एक्सरसाइज होती है। तो इसका नाम क्या है, ये आपके लिए आज का दूसरा प्रश्न है। हेरात यानी कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। स्पेन में 6 हफ्तों के बाद बच्चों को बाहर निकलने की एक छूट दी गई है, और किम जोंग उन जो हैं
उसके बारे में आज भी मिस्ट्री है कि उनकी हेल्थ के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं है. दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.